बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 20 जुलाई का आगाज़ हो गया है जुमेरात के दिन का, लेकिन बात करेंगे 19 जुलाई बुध के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली अहम समाअत के हवाले से। पिछली समाअत का हवाला लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो समाअत थी कल वाली, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 48 घंटे की मोहलत दी है जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है मंसूर उस्मान अवान साहब उनको, और मंसूर उस्मान अवान साहब को कहा गया है कि वो हिदायत लेकर बताएं वफाकी हुकूमत से और GHQ से कि इन चीज़ों पर उनकी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उनके सामने रखी हैं। एक तो जो कल समाअत हुई उसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने तस्वीर रखी, वीडियोज़ रखी, सारी तफसीलात रखी कि 9 मई को कहाँ कहाँ पर हमले हुए, कितना नुकसान हुआ, कितने मतलब कहाँ जलाओ गिरा हुआ, ये सारी तफसीलात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं। लेकिन ये सारा बताने के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि उनकी यादाश्त में नहीं है कि कभी इस तरह से हुआ हो कि सिविलियंस ने जाके और प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ जाके इस तरह से अटैक किया हो जो आर्मी के तंसीबात हैं, जो इमारतें हैं वहाँ पर। लेकिन मसला ये है कि जो 4-5 चीज़ें हैं उस पर अदालत को सेटिस्फाई करें और बताएं कि इस मामले पर आप क्या गारंटीज़ देंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से, उन 3-4 चीज़ों पर आप क्या गारंटी देते हैं। उनमें से पहली चीज़ जो है वो जिस तरह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था कि भाई ये प्रोसेस क्या होता है ट्रायल का, किस एविडेंस किस तरह से रिकॉर्ड होता है, कौन करता है। फिर ये है कि जो जजमेंट होती है उसमें सिर्फ जो मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने निशानदेही की कि जजमेंट में सिर्फ ये लिखा जाता है मिलिट्री कोर्ट की जजमेंट में गिल्टी या नॉट गिल्टी, इसके अलावा कोई डिटेल रीजनिंग नहीं होती। दूसरा यह है कि वो कोर्ट्स पब्लिक नहीं होती, मीडिया की रसाई नहीं होती, और ये और फिर ज़ाहिर है तीसरा यही है कि जो अपील है, यानी अगर कर्नल जो है वो एक वहाँ पे प्रिजाइड कर रहा है उसको मिलिट्री कोर्ट को, तो उसकी जो अपील है वो मेजर जनरल के पास जाएगी और उसके साथ ब्रिगेडियर्स बैठे होंगे, तो वो भी तो मातहत हैं, वो भी तो आर्मी चीफ के मातहत हैं, वो भी तो एग्जेक्टिव के मातहत हैं। यानी एग्जेक्टिव के नीचे फ़ौज का इदारा आता है और उसके फ़ौज के इदारे में भी आर्मी चीफ के मातहत जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आते हैं। वो यानी जो एज ए जज जो वहाँ पर बैठे हैं, तो वो यानी जो एक पॉइंट में उठाया गया लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से, एतजाज़ हसन साहब की जानिब से, या आबिद ज़ुबैरी साहब की जानिब से, या दीगर जो वकला हैं उनकी जानिब से, सलमान कमर राजा साहब और इन तमाम वकला की जानिब से, कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो जो एक चीज़ आइन ने तय कर दी है कि अदलिया की आज़ादी के हवाले से कि अदलिया जो है वो मातहत नहीं होगी एग्जेक्टिव के, लेकिन यहाँ पे तो वो एग्जेक्टिव के मातहत होते हैं, यानी उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनके, और वो उस डेकोरम के, उस सिस्टम के पाबंद हैं। और यही बात जो लतीफ़ खोसा साहब ने अदालत के सामने रखी थी और 4-5 मरतबा रखी थी कि जो टॉप 2 फोरम्स हैं हमारी फ़ौज के, एक कोर कमांडर्स का फोरम और एक जो फॉर्मेशन कमांडर्स का फोरम है, वो दोनों फोरम्स डिक्लेरेशन दे चुके हैं, फ़ैसला सुना चुके हैं दोनों कि ये लोग गिल्टी हैं, ये लोग दहशत गर्दी इन्होंने की है और नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। तो अगर कोर कमांडर्स बैठकर फैसला करेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल्स भी बैठकर फैसला करेंगे, आर्मी चीफ बैठकर फैसला करेगा, नीचे फॉर्मेशन कमांडर्स बैठकर ये फैसला करेंगे, तो नीचे एक कर्नल जो उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए काम कर रहा है, जो उस सिस्टम के मातहत है, जो उनको जवाब दे है, वो कैसे ये बात कह सकता है कि नहीं, मैंने जो केस सुना है मेरे मुताबिक ये गिल्टी नहीं है, मेरे मुताबिक ये दहशतगर्द नहीं है, मेरे मुताबिक ये हमलावर नहीं है। तो ये उसके लिए मुश्किल होगा। तो जो बाकी अदालतें होती हैं वो ओपन होती हैं, ओपन कोर्ट में ट्रायल होता है। और फिर जो दूसरा अहम पॉइंट है वो यही है कि आइन में, कानून में यहाँ पर अपील का हक नहीं दिया गया, और कुछ महदूद बुनियादों के ऊपर जो है वो रिट पिटिशन में आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन राइट ऑफ अपील नहीं है। तो एक तो जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, मैं ज़रा ओवरऑल क्रक्स आपको समाअत का बता रहा हूँ, यानी वो जिस तरह से मैं एक सीक्वेंस में बताता हूँ वो मैं उस तरह से नहीं बता सका या नहीं बता रहा, क्योंकि आज भी आपको पता ही है कि जिस तरह से मैंने बताया कि कुछ ऐसे केसेस हमारे चल रहे हैं उस तरफ मसरूफियत की वजह से। क्योंकि मेरा ये होता है कि जब भी मैं कोई हेयरिंग सुन के आता हूँ, उसके नोट्स लेके आता हूँ, फिर उसको दोबारा रीडाइट करता हूँ और फिर आपके सामने रखता हूँ, तो वो आज नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको क्रक्स जो है वो बता रहा हूँ समाअत का। तो जो एंड में चीज़ हुई वो मैं शुरू में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और वो ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये ऑप्शन दिया है जो GHQ है उनको, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनको, जो हमारी हुकूमत है उनको, कि अगर आप अपील का हक दे देते हैं
कि जिस तरह से कुलभूषण के केस में हुआ है कि अपील का हक़ दे दिया गया है कानून साजी के ज़रिए, तो आप अपील का हक़ दे दें। उस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने 2 चीज़ों पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा। एक तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में ये लिख छोड़ती है, ये लिख देती है, ये हुक्म दे देती है कि जो भी फ़ैसला दिया जाए उसमें डिटेल रीजनिंग होनी चाहिए, यानी गिल्टी नॉट गिल्टी नहीं होना चाहिए, डिटेल रीजनिंग होनी चाहिए, जैसे अदालतों के फ़ैसले होते हैं, तो मिलिट्री कोर्ट जो है वो डिटेल रीजनिंग दे देगी। दूसरा ये बताया गया अदालत को कि अगर अदालत ये कह देती है तो हम अपील का हक़ दे देंगे। तो उस पर जस्टिस जाहिद अफरीदी साहब ने कहा कि आप पार्लियामेंट का काम हमसे क्यों कराना चाहते हैं, आप जाएं, आप आइन में तरमीम करें, आप जाके कानून साजी करें, आपने अपील का हक़ देना है तो आप कानून साजी के ज़रिए दें, आप आइन में तरमीम करके दें। आप हमसे क्यों ये चाहते हैं कि हम पार्लियामेंट का काम करें, आप हमसे ये काम ना करवाएं। और ये तो था चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो राय थी। लेकिन हमने वहीं पर देखा जो ज़ाहिर है, देखिए मैं आपको हमेशा ये बात बताता हूँ कि उमर रज़ा बंदियाल साहब के साथ जो जजेज़ हैं वो ऐसा नहीं है कि वो जो उनको कहा जाता है कि हम ख्याल जजेज़ हैं और ये और वो उमर रज़ा बंदियाल साहब की ही लाइन पे चलते हैं। उमर रज़ा बंदियाल साहब ने अगर ये बात की है तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कुछ और बात की है, मुनीब अख्तर साहब ने कुछ और बात की है, तो कहने का जाहिद अफरीदी साहब ने कुछ और बात की है। तो यही एक अच्छी चीज़ होती है कि जजेज़ में इख्तलाफी राय सामने आती है, सवालात में इख्तलाफ बिल्कुल होता है, ओपिनियन में बिल्कुल इख्तलाफ होता है, वो हर एक इंडिपेंडेंट है। और आयशा मलिक साहिबा तो पहले दिन से, जिस दिन से वो केस में बैठना शुरू हुई हैं, तो पता चलता है कि वो कितनी काबिल जज हैं और ज़बरदस्त सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ में इजाफा हैं। और ये जो एक झूठा बयानिया बनाया जाता है कि जनाब वो जूनियर जजेस को ले आए हैं, तो हाई कोर्ट के जजेज़ में से देख के अगर लाए हैं उमर रज़ा बंदियाल साहब जजेज़ को कि कौन सा जज कितना लायक है, तो इसमें क्या गलत है। अगर उनसे ऊपर का कोई जज इतना लायक और काबिल था तो आप दिखा दें कि ये लायक था। लेकिन उनका तो एक ये भी है कि ज़ाहिर है कोई फीमेल जज नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में और वो पहली पाकिस्तान की अदालती तारीख की खातून जज हैं। लेकिन कमाल उनकी जो उनकी जजमेंट्स हैं, जिस तरह से वो प्रोसीडिंग्स हैं, वो उसमें सुप्रीम कोर्ट के चंद यानी 15-16 जजेज़ में से जो चंद बेहतरीन जजेज़ हैं उनमें से एक है आयशा मलिक साहिबा। खैर, आयशा मलिक साहिबा की राय कुछ और थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ अपील का हक़ देने से कैसे आप ये कहेंगे कि सारा जो एक प्रोसेस है वो फेयर हो गया है। ये तो आपने अपील का हक़ दे दिया ना, लेकिन पहले एविडेंस किस तरह रिकॉर्ड होगा, ट्रायल कैसे चलेगा, उनमें जो जिस तरह से सिविलियन को जो राइट्स हैं वो मिलेंगे नहीं गे, फेयर ट्रायल, ये सारी चीज़ें कैसे सिर्फ अपील का हक़ देने से कैसे ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर मुनीब अख्तर साहब का ये कहना है कि देखिए मिलिट्री जो मिलिट्री एक्ट है ये थाई मिलिट्री के लोगों के लिए, ये थाई फ़ौज के लोगों के लिए उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो फ़ौज के सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए वो राइट्स नहीं है, आइन ने वो राइट्स उनको नहीं दिए जो एक आम सिटीज़न को दिए हैं। क्योंकि ज़ाहिर है वो एक फ़ौज के सिस्टम में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें फिर उनको उस सिस्टम को फॉलो करना होता है जिसमें आए हैं, क्योंकि हसास हमारा इदारा है, उसको उन्होंने उसमें उसकी जो कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल करना है और उनके मुताबिक चलना है। तो मुनीब अख्तर साहब की राय कुछ और थी। और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने भी ये कहा कि सारी चीज़ें तो बाद में आएंगी, कि अपील का हक़ दे दिया, डिटेल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी। पहले तो आप ये बताएं कि आप सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में लेकर कैसे जाएंगे, उनको किस कानून के तहत लेकर जाएंगे। और फिर आइन में एक प्रोसेस है कोर्ट्स के हवाले से, और जो कस्टम से मुतल्लिका जो ट्रिब्यूनल्स हैं उन पे जो मंसूर उस्मान अवान साहब का ये कहना था कि जो है ना वहाँ पे भी देखें कि महकमे के अंदर ही एक चीज़ होती है, फिर महकमे के अंदर एक सुनी जाती हेयरिंग होती है, फिर उसी महकमे का ऊपर वाला एक फोरम उसको अपील का हक़ है, तो होते होते फिर वो मामला हाई कोर्ट्स में आता है, तो उनके महकमे के लोगों पे मुश्तमिल वो ट्रिब्यूनल्स हैं। तो उस पर ये कहा गया कि देखें वहाँ पर कोई इस तरह का कंसिक्वेंसेस नहीं है कि किसी को सज़ाए मौत सुना दी जाए। और दूसरा आयशा मलिक साहब ने कहा कि वो ओपन ट्रिब्यूनल्स हैं, वो ओपन कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स तो नहीं है, ट्रिब्यूनल्स हैं, वो ओपन है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि वो बंद कमरे में बैठ के चीज़ें सुनेंगे और फैसला जारी कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट अब ये कह रही है कि जो 3-4 कंसर्न हैं जो हमारे फैसलों में भी है कि ट्रायल कैसे होगा, फेयर ट्रायल का हक़ कैसे मिलेगा, जो सिविलियंस को राइट्स दिए हैं आइन ने वो कैसे इंश्योर होंगे वहाँ मिलिट्री कोर्ट में, फिर ट्रायल बंद कमरे में अगर होगा तो उसको कैसे आप जो है वो फेयर ट्रायल कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इस पर आप हमें बताएं कि आप किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं, किस तरह से हमें गारंटी दे सकते हैं इन सारी चीज़ों पर। फिर एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई और वो ये आई कि मंसूर उस्मान अवान साहब ने एक बात बताई थी, और वो ये बताई थी कि कोई भी ऐसा सेक्शन इन पर नहीं लगाया गया, कोई भी ऐसी दफ़ात नहीं लगाई गई जिस दफ़ा में जो है वो सज़ाए मौत जो उम्र कैद हो या लंबी सज़ा हो, 14-15 साल 20 साल की सज़ा, ऐसी कोई दफ़ा नहीं लगाई गई। लेकिन जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने चीज़ें रखी तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आपने सेक्शन पढ़ा है इसमें तो मैक्सिमम 2 साल सज़ा है,
लेकिन इसी तरह की अगर हमारे जो सिविल कोर्ट्स हैं उसमें तो वो बहुत ज़्यादा सज़ा है, इस हिसाब से तो फिर बहुत कम सज़ा है 2 साल की। लेकिन वहीं पर उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पे सेक्शन 302 भी ऐड हुआ है, तो फिर उस पर मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने कहा कि 302 आपने क्यों ऐड किया, क्या किसी को हलाकत हुई है, कोई जहाँ बहाक हुआ है इन हमलों में, उस पर भी कोई डिटेल्स नहीं थी। और उस पर भी उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्ड पर लाएँ, अगर कोई खुदा न खास्ता जान से गया है तो आपने 302 सेक्शन ऐड कर दिया। और फिर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आपने ये जो सेक्शंस हमारे सामने पढ़े हैं, इन सेक्शंस के तहत तो बहुत संगीन सज़ाएं हैं, क्योंकि जो आप ये जिस सेक्शन का आप हवाला दे रहे हैं कि उसमें 2 साल सज़ा है, वो तो सेक्शन उससे तो कई ज़्यादा संगीन सेक्शन इनके ऊपर अप्लाई होंगे। जिस तरह से आपने मामले की शिद्दत और संजीदगी का बताया है कि कितने संगीन ये हमले थे, तो वो तो बहुत ज़्यादा हैं, वो तो बहुत संगीन और बहुत शदीद हैं। तो उसमें तो फिर और सेक्शन भी लगेंगे, और उनमें कहीं पे 14 साल सज़ा है, कहीं उम्र कैद है। और यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे उम्र कैद उस तरह से नहीं है जैसे हमारी ये हमारी सिविलियन जेलों के अंदर होता है, एक मुद्दत है कि इतनी मुद्दत आप सज़ा काटेंगे तो वो उम्र कैद के मुतरादिफ होगा। वहाँ तो टिल डेथ जो है वो सज़ा है, यानी जिस दिन उम्र कैद से मुराद यही है कि आप उम्र भर मुदरिए मिलिट्री कोर्ट में उसके जेल कस्टडी में हैं, उनकी कैद में, और डेथ ही आपकी आज़ादी होगी, ज़िंदगी से भी आप आज़ाद और कैद से भी आज़ाद, यही है। तो ये भी उन्होंने उनको ये कहा कि आपकी अपनी बताई हुई चीज़ों के मुताबिक तो कुछ और सेक्शंस लगते हैं और वो तो बहुत संगीन है। और ये बात पहले भी हम कह रहे थे कि बहुत हार्श है ये कानून, इनकी सज़ाएँ बहुत सख्त हैं और ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें। और उसके बाद कल भी उस तरह की चीज़ नहीं हुई जैसे परसों हमने देखा था कि इरफान कादिर साहब आके जो चीज़ें करना चाह रहे थे, अटॉर्नी जनरल ने ऐसी कोई चीज़ नहीं की। मैंने पिछली समात पे भी आपको बताया था, आज भी आपको, बल्कि आप ये देखें कि लतीफ़ खोसा साहब जो एतजाज़ अहसन साहब के वकील हैं, उन्होंने मीडिया के सामने आकर और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अमान साहब की तारीफ़ की कि उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अपना केस रखा। देखें, केस वकील का हक़ होता है और उसका बल्कि फ़र्ज़ है कि वो जो उसके क्लाइंट्स हैं, जिनकी वो नुमाइंदगी कर रहा है, जिनकी वकालत कर रहा है, उनका केस ज़बरदस्त तरीके से सामने रखे। लेकिन बात करने का एक अंदाज़ भी होता है, एक होता है कि आप बहुत तल्ख़ बात बड़ी प्यार मोहब्बत एहतराम के दायरे में रहकर कर सकते हैं, एक यह है कि आप बड़ी छोटी और सतही सी बात बहुत बदतमीज़ी के साथ करते हैं। और कुछ वकला, ये इनकी पॉलिसी रही है नून लीग की कि कुछ ऐसे वकला मैदान में उतारे जाएँ जो बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी करते हैं, जजेस पर अटैक करते हैं। लेकिन बहरहाल मंसूर उस्मान अमान साहब ऐसा नहीं करते। तो मैं इसलिए पिछली वीडियो में भी उनका जिक्र किया था, इसमें भी किया है कि जहाँ जिसकी तारीफ़ बनती है वो करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत से लोगों का ये मसला होता है ना कि आप अगर आपका किसी के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू किसी जमात के बारे में ठीक नहीं है तो उसकी तरफ से जो भी वकील पेश होगा तो आपने उसकी तज़हीक़ ही करनी है, उसके ख़िलाफ़ ही बात करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरिट पे बात करनी चाहिए। और मेरिट पे बात यही है कि मंसूर उस्मान अमान साहब ने कल भी और परसों भी दोनों समातों पे बहुत सख्त आर्गूमेंट्स भी बड़े नरम अंदाज़ में, बड़े अच्छे तहज़ीब के दायरे में रहते हुए किए हैं, और जजेस ने उसको अप्रिशिएट भी किया है और तारीफ़ भी की है। तो बहरहाल देखते हैं मामलात किस तरह आगे बढ़ते हैं। 48 घंटे का वक्त दिया गया है जो कि कल जुमे के दिन पूरा होगा, और कल की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई है बाकी केसेस की, और सिर्फ मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जो केस है उसको सुना जाएगा। 9:30 बजे समात शुरू होगी, और ज़ाहिर है ये समात 9:30 से लेकर और तकरीबन 12, 12:30, पौने 1 बजे तक जाएगी, और केस आखिरी मरहल में दाखिल हो गया। हो सकता है कि कल की समात आखिरी समात हो, कल फ़ैसला महफूज हो, और यानी कल जुमे के दिन, और जुमे के बाद 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे ये फ़ैसला सुना दिया जाए। ये भी हो सकता है कि कल फ़ैसला महफूज हो और फिर मंडे को ये फ़ैसला सुनाया जाए, और ये डिपेंड करता है कि कंक्लूड होती है नहीं होती समात, क्योंकि रिबटल भी अगर होगा तो वो बड़ा महदूद सा होगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने अभी तक जो कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं रेज़ किए जिस पे को बहुत ज़्यादा जो है वो रिबटल जो है वो देने की जो पिटिशनर्स हैं उनको, उनके वकला को ज़रूरत पड़े। तो ये तफ़सीलात हैं, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की मोहम्मद, अल्लाह हाफ़िज़।